हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है शिक्षण के जड़। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि आपका यूजीसी नेट का जो यूनिट 1 है, अभी हमने वो स्टार्ट किया है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण के चर यानी कि वेरिएबल्स इन टीचिंग। तो शिक्षण के निम्नलिखित कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। पहला क्या है? शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा है उसका पाठ्यक्रम। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। तो देखिए, शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है, यानी कि जो बेसिकली शिक्षण प्रक्रिया का जो बेस होता है, ठीक है, जो बेसिक चीजें होती है वह क्या होता है? शिक्षक होता है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। मतलब टीचिंग की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो टीचर होता है, क्या होता है? वो अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में टीचर हेल्प करते हैं। अब देखिए, विद्यार्थी विद्यार्थी परतंत्र चर होता है। परतंत्र चर यानी दूसरे पर निर्भर, यानी कि ये जो विद्यार्थी है यह शिक्षक पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको परतंत्र चर कहा गया है। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का कार्य करता है। विद्यार्थी जो होते हैं वो शिक्षक और जो उसका सिलेबस होता है उन दोनों के बीच सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है। फिर तीसरा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो होता है वो हस्तक्षेप चर होता है। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना और क्या सिखाना है, इन सभी बातों का जो निर्धारण है वो पाठ्यक्रम से ही होता है। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। अब देखिए, स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। शिक्षण क्या है? एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है बर्टन। बर्टन ने शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिगम के मध्य संबंधों को बताया। अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग्स। अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग्स, यानी कि सीखना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टीचिंग की प्रक्रिया किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, शिक्षण प्लस अधिगम यानी कि टीचिंग प्लस लर्निंग इज इक्वल टू शिक्षा प्रभावशाली होगी। शिक्षण सोउद्देश्य प्रक्रिया, मैंने पहले भी बताया है, टीचिंग जो होती है उसके साथ क्या होता है? एक उद्देश्य निहित रहता है। अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके। फिर देखिए, लिखा है शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। फिर देखिए, लिखा है शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब हम किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब टीचिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बेसिकली कुछ ऐसी दृश्य चीज़ें दिखाकर उन्हें एग्जाम्पल के रूप में बताएं लर्नर्स को, जिससे कि उन्हें वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। फिर देखिए क्या लिखा है कि गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है। गेज ने शिक्षण को क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु। गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्नलिखित शक्तियों से है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां और ज्ञानात्मक शक्तियां। तो ये सारी चीजें जो है वह क्या है? शिक्षण का संबंध निम्नलिखित शक्तियों से है। मतलब कि जो टीचिंग है उसके लिए ये 3 शक्तियाँ इंपॉर्टेंट होती है। पहला, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ, दूसरा शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियाँ और तीसरा ज्ञानात्मक शक्तियाँ। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ टीचिंग। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो स्वतंत्र चर होते हैं उनकी तो भूमिका होती है और परतंत्र चरों की भी भूमिका होती है। इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। पहला है निदानात्मक कार्य, जिसे कि कहते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन। इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के न सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य करता है और निर्णय लेता है। जैसे देखिए, पहला हो जाएगा विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण। फिर दूसरा है शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना।
उसके पश्चात है अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। फिर है विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता संबंधी सूचना का संकलन करना और शिक्षण संबंधी समस्या का विश्लेषण करना। अब देखिए थेराप्यूटिक फंक्शन जिसे कि कहते हैं उपचारात्मक कार्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो पूरे जो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट का ग्रुप मिलकर क्या करेगा, उस एक बच्चे की कठिनाइयों को दूर करेगा, उसकी डिफिकल्टीज लेवल को दूर करेगा। जैसे देखिए इसमें लिखा है शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। दो बातों में क्या है, शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना, यानी कि शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना मतलब जो किताबी रूप से या सैद्धांतिक रूप से उन्हें पढ़ाई जा रही है वह उनके व्यवहार में लाना। फिर है पृष्ठपोषक प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। फिर देखिए मूल्यांकन कार्य यानी इवैल्यूएशन फंक्शन। तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। देखिए हम जब किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं तो उसका मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम यह देख सकें कि कौन से विद्यार्थी ने वह चीज़ कितना अपने अंदर अमल किया है, ठीक है, यानी कि अपने व्यवहार आचरण में उसे उतारा है। अतः यह शिक्षण का एक आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता। फिर देखिए अध्येता की विशेषताएं। तो अध्येता का क्या अर्थ है, तो देखिए अध्येता का मतलब होता है लर्नर, यानी कि जो सीख रहा है, लर्नर। अध्येता का सामान्य अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, जिसे लर्नर कहते हैं। अध्येता को अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी कहते हैं। देखिए कितने सारे नेम है, ठीक है। एक है अधिगमकर्ता, दूसरा शिक्षार्थी और फिर विद्यार्थी। शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अध्येता शिक्षण ग्रहण करने की शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, यानी कि उतना मैच्योर नहीं हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों का आत्मसात कर लेता है तो वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। बेसिकली क्या करता है, जो शिक्षण क्रिया होती है वह एक विद्यार्थी को क्या करती है, मैच्योर बनाती है, परिपक्व बनाती है। विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। देखिए जितने लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारा जो क्लासमेट लोग जो होते हैं, ठीक है, हमारे क्लासमेट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि साथ में उनके साथ हम एक मिलनसार सा व्यवहार करते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है उनके लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। कहीं ना कहीं ये सब किस परिवेश से होकर आता है, तो इसके लिए स्कूल और कक्षा का बहुत बड़ा रोल है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल लाइफ में जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन वे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, डिसिप्लिन में अगर नहीं रहते हैं तो उनको डांट पड़ती है या फिर मार पड़ती है, जो उसे जीवन पर्यंत बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। देखिए स्कूल में हमारा हर चीज़ मतलब सारी चीज़ का जो शेड्यूल होता है वो एकदम फिक्स होता है। इतने बजे हमको उठना है, फिर इतने से बजे से इतने बजे हमारा स्कूल टाइमिंग होगा। स्कूल टाइमिंग में बहुत सारे जो शिफ्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप वेज में बटे होते हैं, जैसे कि खेलने का टाइम अलग होता है, आपके टिफ़िन का टाइम अलग होता है, और मान लीजिए कि आपके जितने क्लासेस होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं। फिर उसके बाद आप घर आते हैं, फिर मान लीजिए आपको ट्यूशन जाना होता है, फिर मान लीजिए कि आपके खाने का टाइम भी फिक्स होता है, सोने का टाइम फिक्स होता है। तो कहीं न कहीं क्या होता है, जो हमारा जो पूरा दिनचर्या होता है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अनुशासित होता है, जो कि हमारे आज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि यह हमारे फ्यूचर में भी, भविष्य में भी हमारी आदतों के निर्माण में हेल्प करता है। अब देखिए अध्येता की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। तो देखिए एक अध्येता के सद्गुणों व विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख निम्नलिखित अवयवों बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे कि मूल प्रवृत्तियां, संवेग और स्थायी भाव, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण, खेल एवं खेल प्रणाली। देखिए मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं। इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। उदाहरण के लिए भय लगने पर भाग जाना, यह कोई सिखाता है
कि भय लगने पर हमें भागना है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम भागते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली तंत्रिका तंत्र है वह क्या करता है, हमें इसका ज्ञान कराता है कि अगर हमें भय लग रहा है तो हम भाग जाएंगे, तो हम भय से दूर हो जाएंगे। यह क्या होता है, जन्मजात होता है। भूख लगने पर भोजन खोजना, यह भी क्या होता है, जन्मजात होता है। जिस प्रकार ईंटें मकान निर्मित करने में सहायक होती हैं, ठीक उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार के स्वरूप को निर्मित करने में सहायक होती हैं। फिर देखिए लिखा है विलियम मैकडुगल। विलियम मैकडुगल ने क्या लिखा है कि मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों या तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, और वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार एक अच्छी घड़ी जिसकी मुख्य कमानी हटा दी गई हो, या स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। फिर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या बोला है कि मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। बिल्कुल सही बात लिखा है। फिर देखिए मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है, यानी कि सभी प्राणियों का तो यह गुणधर्म है कि जब उन्हें खतरा होता है तो वो भाग जाते हैं। सभी प्राणियों को भूख लगती है, ठीक है, सबको नींद आती है, तो ये सभी प्राणियों का मूल गुणधर्म है। फिर उसके बाद है मूल प्रवृत्तियों के एक साथ संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। फिर है मूल प्रवृत्तियां कभी नष्ट नहीं होती। फिर है ये आदत से भिन्न होती है, ये उद्देश्यपूर्ण होती हैं, इसके अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है, ये जन्मजात होती हैं, इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल एवं शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित किया जा सकता है। फिर देखिए मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व यानी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टिंक्ट्स। देखिए रॉस ने बोला कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हमारी होती हैं, जो कोर नेचर होता है, वह व्यवहार यानी बिहेवियर पैटर्न के अध्ययन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अतः शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अत्यधिक महत्व है। देखिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह विद्यार्थी या अध्येता के आचार विचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इन परिवर्तनों के मूल स्रोत में मूल प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है, इसके लिए निम्नलिखित शैक्षिक महत्व है। जैसे देखिए पहला है आदत निर्माण में सहायता करना, फिर है रुचि और रुझान जानने में सहायता करना, तीसरा है ज्ञानार्जन में सहायता करना, और फिर है अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। मूल प्रवृत्तियों का जो है वो इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए लिखा है मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता यानी यूटिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट। तो देखिए शिक्षक की दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। सबसे पहले जिज्ञासा, फिर है रचनात्मकता, उसके बाद संग्रह, फिर है आत्मस्थापना, सामूहिकता और पलायन। देखिए संवेग और स्थायी भाव, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इमोशंस को बोलते हैं संवेग। देखिए इसमें लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा आदि का अनुभव करता है। इन अनुभवों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मानव में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इन भावों को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग कहा जाता है। मानव के सामाजिक व व्यक्तित्व विकास में संवेगों का योगदान होता है। संवेग जो होते हैं वो निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक संवेग जो होते हैं वो आपको सुख प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे कि सुखद संवेग कहा जाता है, और दूसरे जो होते हैं वो आपको दुख देते हैं, जैसे कि दुखद संवेग कहते हैं। सुखद संवेग में आता है स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, और दुखद संवेग में भय, घृणा, क्रोध, निराशा इत्यादि भाव मन में उत्पन्न होते हैं। देखिए रॉस ने क्या बोला, रॉस ने बोला कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि उसमें भाव की प्रधानता होती है। फिर है वुडवर्थ ने बोला कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, और मैकडुगल ने बोला कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। यानी कि बेसिकली यह मूल प्रवृत्ति से आता है। संवेग किसी भी व्यक्ति का एक मूल प्रवृत्ति का अपरिवर्तनशील भाग है। अब देखिए संवेग जो है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो संवेग की व्यापकता यानी विकास के सभी स्तरों में
तथा सभी जीवित प्राणियों में क्या होते हैं, संवेग होते हैं। शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक अनुभव के दौरान प्राणियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है बाह्य शारीरिक परिवर्तन। फिर उसके बाद देखिए विचार प्रक्रिया का लोप होना और चौथा है मूल प्रवृत्तियों का संबंध। फिर है संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति होना। जैसे कि क्रोध में ऐसा होता है ना कि मुट्ठी बंध जाती है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा संवेग हमें क्रिया उत्पन्न कर रहा है। फिर है संवेगों का स्थानांतरण करना, यानी क्रोधित व्यक्ति को समझाने पर खुद उसके क्रोध का शिकार हो जाना। उसके बाद है सुख या दुख के भाव। संवेग किसी स्थूल वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं, इसमें सुख दुख के भाव निहित होते हैं। फिर देखिए लिखा है संवेगों की अस्थिरता, यानी संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। क्रोध में माँ बच्चे को पीटती है, परंतु कुछ समय के पश्चात वह करुणा और वात्सल्य से विभोर हो जाती है। वो व्यक्तिकता, व्यक्तिकता यानी भिखारी को देखकर एक व्यक्ति में दया का भाव उत्पन्न होता है, तो वहीं दूसरे ओर दूसरे व्यक्ति को क्रोध या घृणा आता है। कहीं न कहीं ये हमारी पर्सनैलिटी का ही एक भाग है कि किसी व्यक्ति को, भिखारी को देखकर गुस्सा आता है, खीज उत्पन्न होता है और किसी व्यक्ति को दया आ जाती है। अब देखिए क्या लिखा है, संवेग का शिक्षा में महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस इन एजुकेशन। लिखा है कि अधिगम यानी लर्निंग्स की प्रक्रियाओं का संबंध सीधे संवेगों से होता है, यानी इमोशन से होता है। शिक्षण कार्य सफल माना जाता है यदि विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास संवेगात्मक रूप से विचलित हुए बगैर हो। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में संवेगों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की रिपोर्ट 1955 के अनुसार लर्निंग इन द स्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंस विल नॉट प्रोसीड सेटिस्फैक्टरी इफ द चाइल्ड्स लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। फिर देखिए स्थायी भाव यानी कि सेंटिमेंट्स। लिखा है स्थायी भाव एक अर्जित संस्कार है। स्थायी भाव क्या है, एक अर्जित संस्कार है, यानी जो सेंटिमेंट्स होते हैं वह हम अर्जित करते हैं। अर्जित संस्कार धीरे धीरे व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप धारण कर लेते हैं। फलस्वरूप आचरण और व्यवहार नियंत्रित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए माता अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य, करुणा, दया और आनंद आदि संवेगों का अनुभव करती है। इसी के कारण माता में बच्चों के प्रति प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो माता होती है, घर में जो माँ होती है, वो बच्चों को क्या करती है, अनकंडीशनल वे में प्यार करती है। उनके प्यार करने का कोई भी कंडीशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए रॉस ने बोला कि स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित संस्कारों का एक संगठन है। और शेड ने बोला कि स्थायी भाव संवेगात्मक प्रवृत्तियों की वह संगठित व्यवस्था है जो किसी भी वस्तु के चारों ओर केंद्रित हो जाती है। फिर है स्थायी भाव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला मूर्त स्थायी भाव। एक होता है मूर्त स्थायी भाव, यानी कि मैंने मूर्त का आप लोगों को बताया था डेफिनेशन। मूर्त वह चीज़ें होती हैं जो हम जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। अमूर्त वह चीज़ें हो सकती हैं जिसे हम फील तो कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। फिर है नैतिक स्थायी भाव। नैतिक स्थायी भाव जो हमारे मूल्यों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वैल्यूज़ पर आधारित होता है। फिर है साधारण स्थायी भाव जो कि सिंपल होता है। और एक होता है जटिल स्थायी भाव। देखिए लिखा है स्थायी भाव की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंटिमेंट्स। तो स्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करते हैं। स्थायी भाव में संवेग जो होते हैं वो निहित होते हैं। स्थायी भाव जो है वो व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करते हैं। बिहेवियर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। फिर स्थायी भाव किसी भी व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व होते हैं। यह संवेगों के कारण अर्जित संस्कार है, यह जन्मजात नहीं होता है। याद रखिएगा कि यह जन्मजात नहीं होता है, बेसिकली यह अर्जित संस्कार है। मूल प्रवृत्तियों के साथ स्थायी भाव का पारस्परिक एवं अनुगामी संबंध होता है। फिर लिखा है कि इसका निर्माण और विकास अनुभवों के फलस्वरूप होता है। स्थायी भाव चरित्र और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होता है। फिर देखिए स्थायी भाव का शिक्षा में महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटिमेंट्स इन एजुकेशन। पहला है शिक्षक और अभिभावक स्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान के स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। यह स्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है।
फिर देखिए स्थायी भाव का और क्या महत्व है, तो देश में महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास एवं साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इससे भी विद्यार्थियों में क्या होती है, देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए लिखा है इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण भी होता है, जिनसे कि अनुशासन, आचार विचार एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। देखिए स्थायी भाव और संवेग में क्या अंतर होता है, यानी सेंटिमेंट्स और इमोशंस में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली जो स्थायी भाव है, एक प्रकार की मानसिक संरचना है और एक प्रकार का स्थायी संस्कार है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और जो संवेग होता है वह एक मानसिक क्रिया है जो कि अस्थायी प्रकृति की होती है। जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, वह अस्थायी प्रकृति की होती है। जैसे आज हमारा इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल जो होगा वो हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो संवेग है वो अस्थायी है, लेकिन जो स्थायी भाव होता है वो कहीं ना कहीं कोर नेचर होता है, स्थायी होता है। फिर है मानसिक संगठन का एक अंग है एवं स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है। फिर संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है वो अनुभव का तत्व होता है या कार्य करने की एक प्रणाली होती है। अब देखिए अभिवृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ग्रोथ क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन्हें ही विकास कहते हैं। याद रखिए किसी भी व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आता है उसे ग्रोथ कहते हैं। जिसे कि मापा भी जा सकता है, जिसे तौला भी जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। फिर देखिए उदाहरण के लिए अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना कहीं ना कहीं ग्रोथ का प्रतीक है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का प्रारंभ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। अब आइए देखते हैं डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। देखिए जो विकास होता है किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी एवं उसकी लर्निंग पर निर्भर करता है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है, डेवलपमेंट का संबंध किससे होता है, गुणों से होता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, दोनों को ही शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि किसी व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहती है। यानी कि जो जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जबकि जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट टर्म होता है। देखिए हरलॉक ने बोला कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास का पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। आइए जानते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अध्येता की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है। पहला हो जाएगा शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, फिर है संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास। जैसे देखिए यहाँ लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत एडलर ने दिया था। फिर है दिशा का सिद्धांत, विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंधों का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, जो हम आगे काफी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। देखिए अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, तो अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि सबसे पहले सीमित एवं संकुचित अर्थ में अभिवृद्धि यानी ग्रोथ का यूज करते हैं, और जबकि विकास जो होता है वो व्यापक अर्थ में प्रयोग में आता है। अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ, वह केवल बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लंबाई में बढ़ना या फिर वेट बढ़ना, ये सब क्या हो जाता है, अभिवृद्धि हो जाती है, ग्रोथ हो जाता है। जबकि शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है विकास में। और फिर है कोई निश्चित दिशा नहीं होती अभिवृद्धि की, जबकि विकास की निश्चित क्रम में दिशा होती है। फिर उसके बाद है अभिवृद्धि में परिवर्तन विवृद्धि सूचक होती है और विकास में परिवर्तन रचनात्मक होती है। फिर देखिए अभिवृद्धि में जन्म से किशोरावस्था तक का जो टाइम है वो लिया जाता है, जबकि
विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन को मापा जाता है, जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन को मापा जाता है। अभिवृद्धि को सीधे माप सकते हैं, अभिवृद्धि को क्या कर सकते हैं, सीधे माप सकते हैं। विकास का जो सीधा मापन है वह संभव नहीं है। आई होप आप लोगों को आज का क्लास जो है वो ठीक से समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स ठीक से समझ में आए होंगे। बाकी के टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें।